नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, उसके अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा इस अध्याय का ये जो अंतिम बिंदु है कि मादा युग्मकोद्भिद एवं भ्रूण कोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, उसका विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो गुरु बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने एक सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है ये कहाँ पर जो बीजांड है उस बीजांड में निभाग की ओर व्यवस्थित होता है और प्राय रेखिक चतुष्क के अंदर व्यवस्थित जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है ये कहाँ निभाग की ओर व्यवस्थित होता है। और जो 3 गुरु बीजाणु चतुष्क के अंदर और व्यवस्थित होते हैं जो किसकी ओर बीजांड द्वार की ओर व्यवस्थित होते हैं। ये जो तीनों गुरु बीजाणु होते हैं ये हासित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिनका उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा पोषण के रूप में इनका उपयोग कर लिया जाता है। यानी उसके अंदर जो हमने इससे पहले वाली कक्षा में अध्ययन किया था, जहाँ पर हमने एक सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण किया था। ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु है और बीजांड द्वार की ओर स्थित ये तीनों गुरु बीजाणु हैं वो हासित हो जाते हैं और इनका जो उपयोग है वो इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा पोषण के रूप में कर लिया जाता है। तो ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं ये इन 3 जो गुरु बीजाणु हैं जो नष्ट हो जाते हैं, अपहासित होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो बीजांड काय है उसके द्वारा भी जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु ये इस बीजांड काय से भी क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। और पोषण प्राप्त करके और क्या हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाएगा और क्या करेगा, जो बीजांड काय है उसका अधिकतम स्थान को घेर लेता है। ये क्या करेगा कि आकार में बड़ा होकर के और क्या करेगा, इसके द्वारा जो बीजांड है, बीजांड काय है, उसके अधिकतम स्थान को इसके द्वारा है वो अधिकतम स्थान है वो इसके द्वारा घेर लिया जाता है। और जब ये इसके द्वारा अधिकतम स्थान घेर लिया जाता है तो इसके अंदर क्या होती है, अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ किसकी, रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो छोटी छोटी रिक्तिकाएँ हैं, इकाइयाँ, वो आपस में जुड़ करके और एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से जो बड़ी हुई गुरु बीजाणु, जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं, जिसको अपन इसकी जो मादा युग्मकोद्भिद हो सकता है या भ्रूण कोश हो सकता है, इसकी प्रथम कोशिका कहते हैं,
जब यह आकार में बड़ी हो जाती है तो इस प्रकार से बड़ी होने के पश्चात जो इसकी संरचना बनती है, इस संरचना को कहा जाता है भ्रूण कोश मातृ कोशिका, यानी भ्रूण कोश मातृ कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है। जब इस प्रकार की भ्रूण कोश मातृ कोशिका निर्माण हो जाएगा, जिसका आकार बड़ा होगा, जिसके अंदर अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है जो आपस में संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर देती है, इसके पश्चात इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक भ्रूण कोश का जो केंद्रक है, भ्रूण कोश मातृ कोशिका का केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर 3 बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। और इस समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करेंगे, ये जो एक केंद्रक है, जब इसके अंदर 3 बार समसूत्री विभाजन होगा तो इसके अंदर क्या करेंगे, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। यानी जब इसके अंदर 3 बार, इसके केंद्रक में 3 बार जब समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी तो उससे क्या होंगे, 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो भ्रूण कोश मातृ कोशिका है, उसके अंदर जो एक केंद्रक है, इस एक केंद्रक में जब प्रथम बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जब इसके अंदर प्रथम बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो ये एक केंद्रक है, ये क्या होता है, विभाजित होकर के और इस भ्रूण कोश मातृ कोशिका के अंदर क्या हो जाएंगे, 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। यानी जब प्रथम बार समसूत्री विभाजन होता है तो इसके अंदर कितने केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रक बन जाते हैं। और जब ये दोनों केंद्रक बन जाते हैं तो ये दोनों केंद्रक क्या होते हैं, एक इस प्रकार से ऊपर की ओर, एक इस प्रकार से नीचे की ओर। ये जो सिरे होते हैं ये इसके क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। तो ये जो दोनों केंद्रक होते हैं ये क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की और चले जाते हैं। ये जो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जो विपरीत ध्रुव होते हैं, जो ऊपर की ओर जो ध्रुव होता है उसको अपन कहते हैं निभाग, और नीचे वाला जो ध्रुव होता है वो किसकी ओर होता है, बीजांड द्वार की ओर। तो इसका मतलब जो दोनों केंद्रक बने हैं समसूत्री विभाजन के दौरान, प्रथम समसूत्री विभाजन के दौरान, ये क्या होंगे, जब विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे तो एक जो केंद्रक है वो कहाँ, निभाग की सिरे की ओर चला जाता है और दूसरा बीजांड द्वारीय सिरे की ओर चला जाता है। इस प्रकार से दोनों केंद्र का 2 अलग अलग विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और इसके बाद में जब ये विपरीत ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में प्रत्येक केंद्र के अंदर पुनः 2 बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये 2 बार प्रत्येक केंद्र के है वो 2 बार समसूत्री विभाजन, यानी इसके प्रत्येक ध्रुवों पर जो स्थित केंद्रक पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं। यानी प्रत्येक जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक केंद्र क्या होगा, इनके जो ध्रुवों के सिरों के ऊपर क्या होगा, इन दोनों के अंदर प्रत्येक के अंदर 2 बार समसूत्री विभाजन होगा। और उस समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होगा, इसके अंदर जो प्रत्येक ध्रुव है वहाँ पर एक केंद्रक में जब पहली बार समसूत्री विभाजन होगा तो दोनों में क्या होगा, प्रथम बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बनेगी, और जब इसके अंदर पुनः दूसरी बार समसूत्री विभाजन होता है तो प्रत्येक कोशिका से 2-2 कोशिका बनेगी। तो इसका मतलब कुल कितनी होगी, 4-4 केंद्रक युक्त जो संरचना है वो इनके ध्रुवों के ऊपर बन जाती है। जो ऊपरी ध्रुव होते हैं निभाग की ओर, वहाँ पर भी 4 केंद्रक बन जाते हैं।
और जो बीजांड द्वार की ओर होता है वहाँ पर भी क्या बन जाते हैं, 4 केंद्रक बन जाते हैं। तो कुल कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 केंद्रक बन जाते हैं। तो हमने इससे पहले यहाँ अध्ययन किया था कि जो भ्रूणी कोश मातृकोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक के अंदर 3 बार समसूत्री विभाजन होता है और 3 बार समसूत्री विभाजन होने के कारण उसके अंदर कुल कितने, 8 केंद्रक का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जब पहली बार समसूत्री विभाजन हुआ था तो 2 केंद्रक बने थे। ये दोनों केंद्रक गति करके कहाँ चले जाते हैं, 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जिसमें एक केंद्रक है वो नी भाग की ओर और दूसरा केंद्रक होता है वो बीजांड द्वार की ओर व्यवस्थित हो जाता है। और जब ये ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक केंद्रक के जो ध्रुवों पर स्थित केंद्रक होता है वो पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। जब इसके अंदर एक केंद्रक के अंदर पहली बार समसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2 बनती है और फिर इन दोनों के अंदर जब समसूत्री विभाजन होता है तो दोनों के द्वारा एक एक और बनती है। तो कुल 4 केंद्रक प्रत्येक ध्रुवों के ऊपर केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और कुल केंद्रक कितने बन जाते हैं, उसके अंदर 8 केंद्रक बन जाते हैं। जब इस प्रकार से 3 बार समसूत्री विभाजन के दौरान इसके प्रत्येक ध्रुवों के ऊपर जब 4-4 केंद्रक बन जाते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है कि जब इन प्रत्येक ध्रुवों से एक एक केंद्रक केंद्रीय भाग में, यानी जो ये भ्रूण कोश मातृकोशिका होती है इसके केंद्रीय भाग के अंदर, यानी जो ऊपर वाला ध्रुव है इससे भी एक और नीचे वाला ध्रुव है इससे भी एक केंद्रक है, वो कहाँ आता है, केंद्रीय भाग में आता है। और जब ये इस प्रकार से केंद्रीय भाग के अंदर आते हैं तो जब इसमें से एक केंद्रक नीचे की ओर चला जाएगा तो ऊपर की ओर 3 केंद्रक और नीचे की ओर भी इस प्रकार से 3 केंद्रक है वो रह जाते हैं। इस ऊपर वाले में से भी एक, नीचे वाले में से भी एक जो केंद्रक है वो इसके केंद्रीय भाग में आकर के जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब एक एक केंद्रक है वो केंद्रीय भाग में आकर के जमा हो जाता है तो इस प्रकार के जो केंद्रक होते हैं इन केंद्रकों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार से क्या इसके जो केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल भाग होता है, इसके अंदर जो 2 केंद्रक आते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। और ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, संलयित, आपस में संलयित हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाते हैं और संलयित होकर के क्या बनाते हैं, एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक कहा जाता है। यानी इसके अंदर क्या होंगे, ये जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक होंगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, संलयित हो जाएंगे। और जब ये आपस में संलयित हो जाते हैं तो संलयित होने के कारण इसके अंदर जो ध्रुव है वहाँ पर तो 3-3 केंद्रक व्यवस्थित है इस प्रकार से, और जो ध्रुवीय केंद्रक है वो आपस में संलयित हो जाता है तो उसके अंदर जो संरचना बनती है इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, जो क्या होता है 2n होता है, यानी द्विगुणित संरचना होती है। और ये जो केंद्रक होते हैं सारे ये सब अगुणित प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण हो जाता है। जब इस प्रकार से द्वितीयक केंद्रक बन जाता है तो जितने भी प्रकार के केंद्रक होते हैं ये क्या करते हैं, यानी ध्रुवों पर उपस्थित जो 3-3 केंद्रक हैं ये केंद्र क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य इनके चारों ओर व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है ना। होकर क्या करता है, इसके चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण कर देता है जिसके द्वारा ये क्या बन जाते हैं,
कोशिकाएं बन जाती है। यानी इस प्रकार से ध्रुव की ओर जो 3-3 को केंद्रक है वहाँ पर क्या बन जाएगी, 3-3 कोशिकाएं बन जाएगी। यानी इनके चारों ओर कोशिका द्रव्य है वो व्यवस्थित हो जाता है और क्या बन जाएगी, 3-3 कोशिकाएं बन जाती है। और जब इस प्रकार से 3-3 कोशिकाएं बन करके तैयार हो जाती है तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है कि ऊपर की ओर भी 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, बीच में एक कोशिका है और नीचे की ओर भी 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसके अंदर जो नीचे की ओर, नीचे वाला जो ध्रुव है जिसको अपन कहते हैं बीजांड द्वार की ओर व्यवस्थित जो ध्रुव है, उस ध्रुव के ऊपर 3 कोशिकाओं का जो समूह पाया जाता है, 3 कोशिकाओं का जो समूह है, उस समूह को क्या कहते हैं, अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। यानी ये जो तीनों प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है इसको अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। इनमें से जो अंड समुच्चय या अंड उपकरण है, इनमें से एक कोशिका है वो नाशपति के समान होती है और इस प्रकार की नाशपति के समान जो कोशिका होती है उस कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहा जाता है। एवं इसके पार्श्व में लगी हुई जो कोशिकाएं होती है जिनको कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिकाएं या पार्श्वीय कोशिकाएं कहते हैं। और ये सहायक कोशिका और अंड कोशिका है वो मिलकर के जिसका निर्माण करती है, जिसको अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। और इसी प्रकार से इसकी जो विपरीत दूसरा ध्रुव होता है जो किस ओर होता है, नी भाग की ओर स्थित होता है, वहां पर भी 3 प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। और प्रतिमुखी कोशिका और जो अंड समुच्चय होते हैं उनके मध्य जो कोशिका होती है जिसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, जो कि द्विगुणित होता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं ये भी अगुणित होती है और अंड समुच्चय की कोशिकाएं भी अगुणित होती है। तो इस प्रकार से एक जो भ्रूण कोश है, एक मादा युग्मकोद्भिद है या एक भ्रूण कोश है, उसके विकास की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। इस प्रकार से एक भ्रूण कोश का परिवर्धन एवं विकास होता है। और इस प्रकार का परिवर्धन है सभी प्रकार की जो आवर्त जो बीजी पादप होते हैं उनमें इसी प्रकार के भ्रूण कोश का परिवर्धन है वो पाया जाता है। और इस प्रकार का जो परिवर्धन है वो किसके अंदर, पॉलीगोनेसी जो कुल के पादप होते हैं उन पादपों के अंदर पाया जाता है। इसलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार का, जो पॉलीगोनम प्रकार का क्या कहते हैं, भ्रूण कोश परिवर्धन का प्रकार है वो भी माना जाता है। इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन है वो भी कहा जाता है। इस प्रकार के भ्रूण कोश परिवर्धन के अंदर अपन देखते हैं कि कुल है वो 8 केंद्रक है, जिसके अंदर 3 केंद्रक है वो कहाँ स्थित है, इसके अंदर यानी कुल 8 केंद्रक होते हैं जिसमें से 3 केंद्रक जो होते हैं वो 3 केंद्रक है वो प्रतिमुखी कोशिकाओं में, यानी प्रत्येक कोशिका में एक एक होता है। और ये किस प्रकृति के होते हैं, अगुणित होते हैं। इसी प्रकार से जो बीजांड द्वार होता है उसकी ओर स्थित जो 3 कोशिकाएं हैं जिनको अंड समुच्चय कहते हैं, इन अंड समुच्चय के अंदर भी 3 कोशिकाएं हैं और ये भी किस प्रकृति की होती है, अगुणित प्रकृति की होती है।
और इस प्रकार से एक जो द्वितीयक केंद्रक है जिसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है और प्रत्येक एक जो नई दोनों कोशिकाएं आपस में सन्निहित होकर के एक जब नई कोशिका बनाती है जो कि किस प्रकृति की होती है, द्विगुणित प्रकृति की होती है। तो इसके अंदर कोशिकाएं कुल कितनी बनी है, 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी बनती है, 3 अंड समुच्चय में होती है और एक द्वितीय केंद्रक में होती है। तो कुल कोशिकाएं कितनी होती है, कुल 7 कोशिकीय एवं इन कोशिकाओं के अंदर प्रतिमुखी कोशिका और अंड कोशिका 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि अगुणित प्रकृति की होती है। अगुणित कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है एवं द्विगुणित जो कोशिका है उस द्विगुणित कोशिका की संख्या 1 होती है। तो कुल कितनी कोशिकाएं हो जाएगी, 7 कोशिकाएं बन जाती है। और इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो कुल 8 केंद्रकीय युक्त संरचना पाई जाती है जिसके अंदर 6 अगुणित होती है और 1 द्विगुणित कोशिका होती है। इस प्रकार से जो मादा युग्मकोद्भिद है या भ्रूण कोश है उसके परिवर्धन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से ये जो अध्याय नंबर 2 है आपका नर एवं मादा युग्मकोद्भिद उसकी संरचना एवं विकास ये पूर्ण होता है। इसके आगे इसके अंदर जो मादा युग्मकोद्भिद बने हैं या नर युग्मकोद्भिद बने हैं इनके द्वारा निषेचन किस प्रकार से होता है उसका जो अपन अध्ययन है वो इसके आगे वाला अध्याय है उसके अंदर करेंगे। उसके आगे वाले वीडियो में उसके बारे में अपन विस्तार से जानकारी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।